स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 तारीख का क्या है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मात्र एक वीडियो में 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। यदि इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% गारंटी। मैंने 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न कोई भी नहीं आएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम में बताया था कि मेरे हाथ में चोट लग गया है, लगा है, आपको तो मालूम है ये बात। तो उसके वजह से मैं लिख नहीं पाया हूँ ढंग से, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब दिखेगा इसमें, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम है। आपका तैयारी करना, मेरे तैयारी कराना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपका तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से कुछ भी हो जाए, हमें तैयारी करना है। अभी ही टाइम हमें पढ़ने का, अभी ही कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करो या मरो किसका नारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का। देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आज ही अभी कुछ देर, एक घंटे के बाद आपका मानचित्र वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को देख लोगे तो मानचित्र में और कोई वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं है। और एक बात बता दूं, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का या देखने का वीडियो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सौम्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया। तो आपको मालूम है 1930 में चलाया गया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था वो किया था 1920 में, ये आपको मालूम होगा। चलिए और फटाफट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, महाबंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न आप जल्दी देखिए, ठीक है। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था। तो ए नंबर ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, 2 नंबर ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, सी नंबर ऑप्शन है चंपा सत्याग्रह आंदोलन और डी नंबर ऑप्शन है अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। तो आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चलिए और सभी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच हुआ था, आप बता सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अगर नहीं मालूम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि महाबंदी का पालन किस वर्ष हुआ था। ये तो आपको मालूम होगा 1929 में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके बुक, आपके क्वेश्चन बैंक और आपके पिछले पुराने पेपर जो 2019, 2018, 2017 में हुए थे, उन सभी से ये सब क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के आसार हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। ये सब आपको मालूम होगा, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप अगर आपको इसमें सब मालूम है तो आप रिवाइज करो। जो नहीं मालूम है स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में लिखकर रिवीजन कर लो, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। तो आपको मालूम है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी आया था, जिससे वहाँ के सभी बीमारी फैल गया और वहाँ के अधिकांश जानवरों को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 10 नंबर प्रश्न है कि अनुबंध व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपसी समझौता, बी नंबर ऑप्शन है गुलाम प्रथा और सी नंबर ऑप्शन है आपका शर्त प्रथा, डी नंबर ऑप्शन नई दास प्रथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दास प्रथा, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि भारत और चीन माने जाते थे। अगर आपको भारत भी ऑप्शन में दिखे तो भारत भी मार सकते हो, चीन भी दिखे तो चीन भी मार सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इनमें से कौन सा रबी फसल है। तो रबी फसल आपके इसमें क्या हो सकता है, चना ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर, अब रबी देखिए, रबी और एक फसल से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपने रबी फसल नहीं जाने हो कि रबी फसल कौन कौन होता है, खरीफ फसल कौन कौन होता है, तो इसे आप जरूर समझ लीजिए अपने एनसीईआरटी बुक से या अपने ऑनलाइन से, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन प्रमुख साधन है। तो आपको मालूम है कि सड़क परिवहन बहुत ही मुख्य साधन है,
ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज की संस्था में आपका व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल इसमें से गेहूं है, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ये 100 कर ले तो 100%, मैं कितना बार बोलूँगा आपसे, 100% गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो नहीं मालूम है उसे नोटबुक में लिख कर जरूर तैयार करके जाइएगा। ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि सर मुझसे तैयार नहीं हुआ, सर मुझसे याद नहीं हुआ, कुछ नहीं, आपको रट के जाना है, ध्यान केंद्रित करके जाना है। 16 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। देखिए आप क्या कीजिएगा कि आपको कमेंट मत कीजिएगा कि आपका राइटिंग सर थोड़ा, आपको मैंने बताया मेरा हाथ अभी बहुत ज़्यादा चोट लग गया, कल लाइव स्ट्रीम आपको बताया था, जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा था, लेकिन कैसे भी आपसे वादा किए तो वादा तो तोड़ेंगे हम नहीं, इसीलिए हो गया था, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक उच्च स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि जमीन का उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी के कहाँ बसाई गई, तो आपको मालूम है कि पंजाब में बसाई गई थी। चलिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा कर दिया, किस महाद्वीप को बंटवारा कर दिया भाई, तो वो किया था अफ्रीका को बंटवारा कर दिया था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इंग्लिश सोसाइटी का स्थापना मेजनी था, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। सॉरी, थोड़ा जल्दी तेज बोलने से तेज लिखने में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, हम भी एक मानव है तो हमें भी आप मजबूरियाँ समझिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना भूलेंगे मत, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो आपको मालूम है, ये तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, 1789 में हुई थी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, कौन है, वो फ्रांस है। ये तो आप, ये सब तो क्वेश्चन आपको मालूम होगा, ये मैं जानता हूँ। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने बोला था, तो ये आपका मेटरनिक ने बोला था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि किस संधि के फलस्वरूप यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो देखिए यूनान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन कैसे बने, किस संधि के बाद, तो कस्तुनुतनिया की संधि के बाद बना था, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उन्हें हम देख लेते हैं। यह 26 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष फ्रांस में नागरिक संहिता का नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय हुआ, तो आपको मालूम होगा कि 1804 में इसका उदय हुआ था। और यहाँ पर है 27 नंबर प्रश्न, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, तो इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, तो बिस्मार्क का दिया जाता है। आपके ऑप्शन में ऑटो वन बिस्मार्क भी हो सकता है और सिर्फ बिस्मार्क भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित का संबंध किस देश से था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो आपको मालूम है कि वो किस देश से था, फ्रांस देश से था, ठीक है। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित मिला, तो जर्मनी को 1871 में मिला था और इटली को 1870 में मिला था। ये दोनों बात याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा इटली का एकीकरण वाला, उसे आप देख लीजिएगा। फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी, तो वो हुई थी 1830 में। यदि यहाँ पर जुलाई ना रहता तो इसका ऑप्शन 1789 होता, लेकिन जुलाई है तो 1830 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि इटली का एक स्वतंत्र राज्य कब बना, तो इटली जो है हमारा एक स्वतंत्र राज्य 1870 में बना था और जर्मनी 1871 में बना था, ठीक है। तो इन दोनों बातों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस से ही है ये, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भूमि एक संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि उसे तो मानव नहीं बनाता है, न ही वह सौर ऊर्जा बनाता है, और इनमें से कोई नहीं है तो प्रकृति है ही। 35 नंबर प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो काली मिट्टी, ये सबको मालूम है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ढक्कन के पठार पर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आप जानते हैं अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई है। 38 नंबर प्रश्न है कि पर्वतीय पर मृदा प्रदन का मुख्य साधन है, तो हिमनद, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक है, तो वो केरल में है,
ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है, तो 20%। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है, तो IUCN। ठीक है। यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित है, ये वन संरक्षण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसे तो आप तैयार करके जाना ही जाना। 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 100 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ड्रेक स्कैंसर जानिए 1973 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर 45 हमने देख लिया। आगे देखने से पहले यार वीडियो को तो लाइक कर दो यार, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप नहीं विश्वास करोगे, मैं 1 बजे रात तक आपका ये लिख रहा था। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो अब मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है। अरे यहाँ 46 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागी नहीं करता है, तो यहाँ पर जो है वो है वन्य जीव पशुहीर का परिश्रमण। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1972 में। ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में चीता लुप्त घोषित किया गया है। भारत में चीता लुप्त घोषित कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। ठीक है। पहली बार पौधों की 6 जातियों को संरक्षित जातियों में शामिल किया गया 1991 में किया गया था। ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लोगे, तैयार नहीं ऐसे तो मैं जानता हूँ सभी बच्चों को ये सब तैयार होगा। भारत विश्व दृष्टि मात्रा के कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो 4% क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है, ये आपको याद होगा। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना ही जाना है। ठीक है। ये देखिए सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, सलाल बांध जो है ना वो आपका चिनाव पर स्थित है, चिनाव नदी पर स्थित है। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। ठीक है। ये सब इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं करके आओगे तो क्या करके आओगे भाई। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली नदी गड्ढी परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो भारत की जो पहली नदी गड्ढी परियोजना है ना वो आपको दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा रबी फसल है, तो इसमें से चाइना रबी फसल है। ये तो मैं 2 बार ये क्वेश्चन हो गया, उसके लिए दिल से सॉरी। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा आरंभ किया गया था। ये सब बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं, लेकिन तब भी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इसी 100 में से आपका फंसने वाले हैं, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रिश्तेदार फसल है, तो जूट आपका रिश्तेदार फसल है। अब फलीदार अगर बात करें ना तो आप जानते हो क्या करना, फलीदार की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए फलीदार की बात कर ही दिया, फलीदार फसल है तो दालें। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करता है, तो आप न्यूनतम सहायता, ये आपको याद रखना है, न्यूनतम याद रखना है बस। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो वहाँ जो रोका कहा जाता है ब्राजील में। ठीक है। और यहाँ 62 नंबर प्रश्न है कि मुंबई डाई प्रसिद्ध है, मुंबई डाई तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा के लिए विशाल केंद्र कहाँ है, तो वो है आपके तमिलनाडु में। ठीक है। याद रहना चाहिए आपको ये सब। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परामर्श ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परामर्श स्रोत यहाँ पर पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोलियम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक गैर परामर्श की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पेट्रोलियम गलत हो जाएगा। कैसे, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे इसको हल कीजिएगा। देखिए अगर ऑप्शन में 3 चीज समान दिखाई दे रही है, जैसे कोयला का निर्माण प्राकृतिक से होता है, पेट्रोलियम का निर्माण प्राकृतिक से होता है, और प्राकृतिक गैस का तो निर्माण प्राकृतिक से ही होता ही है, लेकिन सौर ऊर्जा का निर्माण मानव निर्मित है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। झारी प्रसिद्ध है, झारी क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 65 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक है, तो अवड़क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं करता है, भारत नहीं करता है। यहाँ भारत मैंने लिखना भूल गया हूँ, भारत नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वड़ा। ठीक है।
यार आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है यार भाई, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में मुझे कितना टाइम लग गया है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, आप एजुकेशन करते हो, पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई का महत्व जानते हो, इसीलिए वीडियो का टारगेट मैं लाइक बना रहा हूँ यहाँ पे, कम से कम 500 टारगेट है, बस 500 लाइक आप करवा दीजिए, मेरा ये मेहनत सफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जल्दी देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन हानियों तथा देरी को घटाता है? तो ये पाइपलाइन है। 59 नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। श्रीलंका एक देश है, तो द्वीपीय देश है, राइट आंसर जानिए इसका, द्वीपीय देश है। 71 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र आपका यहाँ पर 1948 में 1948 में बन गया था, 1948 में बन गया था। ठीक है, यहाँ पर है कि बेल्जियम में किस प्रकार का सरकार है? तो यहाँ पर सामुदायिक सरकार है बेल्जियम में। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है, सरकार की साझेदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो आप तैयार करके जाना ही बोर्ड एग्जाम है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के कितने भाषाओं का संबंध है? तो 22। ठीक है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो आपको मालूम है भारत में कुल संघीय राज्य 28 हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत जल्दी करा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है जो आपको बोर कर सकती है। भारत में पंचायत राज्य की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायत राज्य की स्थापना 1900 यहाँ पर आपके 92 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है, ये तो आपको सबको मालूम होगा, 8 है। ठीक है, यहाँ पर है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। ठीक है, चलिए हम 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं मालूम है तो कमेंट में पूछ भी लीजिए। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उपयुक्त सभी। देखिए ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसके ऑप्शन में उपयुक्त सभी जरूर आएगा, तो आप इसे ही सही मार देना और क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने का दिक्कत ही नहीं है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिमाण कितने चीज़ पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्लियर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन है? सभी धर्मों को एक समान समझना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत की विधायिका में महिला की अनुपात है बहुत ही कम है भाई, बहुत ही कम। ठीक है, महिला द्वारा मांग किया गया कहा जाता है नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो 2008 में हुई थी। आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करता है, दबाव समूह पर, राइट आंसर इसका जान लीजिए आप। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन उसका देखिए जो ऑप्शन लाइक हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ स्थित है? अब बताओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। देखिए लोकतंत्र जो शासन है ना वो सभी व्यवस्थाओं से बेहतर होता है। ठीक है, ये आपको जान लेना है। यहाँ पर इसका प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। देख लो मैं कि आपने एनसीईआरटी बुक कितना पढ़ा है। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र के लिए सफलता का प्रतीक है। ठीक है, विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं, क्या दावा करते हैं? कि उनका लोकतंत्र शासन है। ठीक है, चुनौतियों से लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, याद रखिए, चुनौती अगर आएगी ना तो लोकतंत्र व्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है। राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो हरियाणा की आय अधिक है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है, क्या विभाजित है? तो यहाँ पर गतिविधि स्वभाव उद्यमों का अस्तित्व ये है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है, ये सब आपको याद रखना है। और यहाँ पर 97 नंबर प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है। निम्नलिखित में से किस प्रच्छन्न रोजगार का नाम से भी जाना जाता है? तो अल्प रोजगार को प्रच्छन्न नाम के रोजगार से भी जाना जाता है। ठीक है, लास्ट 99 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्पादक का साधन है? तो पूंजी है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से नहीं, लेकिन हमारे दृष्टि तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा, आप हमारे चैनल को क्या करेंगे भाई,
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे या सभी करेंगे? तो अगर आप सभी करेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन लाइक अगर पसंद है तो एक लिख के कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब पसंद है तो बी लिख के कमेंट कीजिए, और अगर आपको शेयर करना है तो सी लिख के कमेंट कीजिए, अगर सभी तो डी लिख कर कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।